नमस्ते। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन पर है। और पहली नज़र में ये किसी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी वाले नोट्स लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ढेर सारे तथ्य, तारीखें, कानून, एकदम सीधे सपाट। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन सूखे तथ्यों में थोड़ी जान डालना। मतलब इन बिंदुओं को जोड़कर एक कहानी बनाना। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जंगल में ऊर्जा कैसे बहती है और इसका बाघों को बचाने से क्या लेना देना है। और जब ये पूरा सिस्टम बिगड़ता है तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी आपदा क्यों होती है? और फिर उससे बचने के लिए हम कानून कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सफर होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा वैज्ञानिक सिद्धांत, जो शायद स्कूल में पढ़ा हो, हाँ वही, वो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और देश के सबसे बड़े कानूनों की नींव बन जाता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से करते हैं, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है। हमारे नोट्स में दो नाम हैं, अर्नस्ट हैकेल जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया और एजी टैंसले जिन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया। ये तो हुए तथ्य। हाँ, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1942 में लिंडमैन के 10% नियम से। 10% रूल सुनने में किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लगता है, पर ये किसी भी जंगल की कहानी का सार है। हाँ, ये नियम बेहद जरूरी और बहुत आसान भी है। कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए सूरज से पेड़ पौधों को 100 यूनिट ऊर्जा मिली। ये हमारे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। अब जब एक हिरन इन पौधों को खाता है तो उसे उस 100 यूनिट का सिर्फ 10% ही मिलता है। सिर्फ 10%? मतलब 10 यूनिट। हाँ, बाकी 90% ऊर्जा हिरन के दौड़ने भागने में, शरीर गर्म रखने में, इन सब में खर्च हो जाती है। अच्छा, मतलब 90% ऊर्जा तो एक ही लेवल पे खत्म हो गई। बिल्कुल। तो फिर जब कोई शेर उस हिरन को खाएगा तब तो उसे हिरन की 10 यूनिट ऊर्जा का 10% मिलेगा। यानी सिर्फ 1 यूनिट। सिर्फ 1 यूनिट। इसीलिए किसी भी जंगल में आपको घास और पेड़ पौधे सबसे ज्यादा मिलेंगे, उनसे बहुत कम हिरन और खरगोश मिलेंगे, और शेर या बाघ तो गिने चुने ही होंगे। अरे वाह। ऊर्जा का ये पिरामिड हमें यही समझाता है कि टॉप पर बैठे शिकारी हमेशा संख्या में कम क्यों होते हैं। क्योंकि उनके लिए ऊर्जा ही बहुत कम बचती है। मतलब जंगल में कितने शेर होंगे, ये बात जंगल की घास तय करती है। एक तरह से हाँ। और इसी ऊर्जा के खेल पर टिकी है हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। यहीं पर नॉर्मन मायर्स का 1988 का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का आइडिया आता है। नोट्स बताते हैं कि भारत में 4 ऐसे हॉटस्पॉट हैं। हाँ, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो इलाके हैं जहां प्रकृति ने अपनी सबसे कीमती दौलत रखी है और अब वो खतरे में है। बिल्कुल। हॉटस्पॉट कहलाने के लिए 2 शर्तें होती हैं। अच्छा, क्या शर्तें? पहली, वहां दुनिया की कम से कम 0.5% यानी 1500 पौधों की प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए जो कहीं और नहीं मिलती। ओके, मतलब वो वहीं की हैं। और दूसरी शर्त, उस इलाके का 70% से ज्यादा असली प्राकृतिक आवाज खत्म हो चुका हो। ओहो, मतलब ये वो जगह हैं जो बहुत अमीर भी हैं और बहुत गरीब भी हो रही हैं। सही पकड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन हॉटस्पॉट्स और वहां रहने वाले जानवरों को बचाया कैसे जाए। और यहीं से कहानी भारत की सबसे मशहूर संरक्षण परियोजनाओं की तरफ मुड़ती है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2 सबसे बड़े नाम। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखा है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। हाँ, लेकिन इसके पीछे की सोच ज्यादा दिलचस्प थी। इसे फ्लैगशिप स्पीशीज का कॉन्सेप्ट कहते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपने करिश्माई जानवर को चुना, जैसे बाघ। हाँ, और कहा कि हम इसे बचाएंगे। अब बाघ को बचाने के लिए आपको सिर्फ बाघ को नहीं बल्कि उसके पूरे घर को बचाना होगा। मतलब जंगल में रहने वाले हिरण, नदियों, सब कुछ। बिल्कुल। तो बाघ तो एक चेहरा बन गया, एक ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन उसके बहाने आपने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचा लिया। ये तो वाकई बहुत स्मार्ट रणनीति थी। बहुत ज्यादा। इसी तरह हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा देना भी उसे बचाने की एक बड़ी पहल थी। लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कानूनी ताकत भी तो चाहिए होगी। और वो ताकत आई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 से। ये भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सबसे बड़ा कानून है। इसमें 6 अनुसूचियां हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, 6 लिस्ट हैं। अनुसूची 1 में जो जानवर हैं जैसे बाघ, उन्हें मारना सबसे बड़ा अपराध है,
नॉन बिलेबल, मतलब जमानत नहीं मिलती। अच्छा। फिर जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाते हैं, सुरक्षा का स्तर थोड़ा बदलता जाता है। इसी लिस्ट में एक और कहानी छुपी है, गिद्धों की। हमारे नोट्स में डाइक्लोफेनाक नाम की एक दवा का जिक्र है। ये क्या कहानी है? ये कहानी एक पर्यावरण रहस्य की तरह है। 90s के दशक में भारत में गिद्ध अचानक लाखों की संख्या में मरने लगे। लाखों की संख्या में? हाँ, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। वो आसमान से गिर रहे थे, उनके गुर्दे फेल हो रहे थे। और गिद्ध तो प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। बिल्कुल, उनके बिना मरे हुए जानवरों के शव सड़ने लगते, बीमारियां फैलने लगती। कई सालों के रिसर्च के बाद पता चला कि इसका जिम्मेदार डाइक्लोफेनाक है। एक दवा? कैसे? ये जानवरों के लिए एक दर्द निवारक दवा थी। जैसे हम लोग कॉम्बीफ्लैम खाते हैं ना, वैसे ही। ओके। जब दवा खाया हुआ कोई जानवर मर जाता और गिद्ध उसे खाते, तो ये दवा उनके शरीर में जाकर जहर का काम करती थी। अरे बाप रे। जब ये कनेक्शन पता चला, तो सरकार ने जानवरों के लिए इस दवा पर बैन लगा दिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने गिद्धों की पूरी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लिया। तो हमने जानवरों को बचाने के लिए किले बना लिए, कानून बना दिए। लेकिन क्या हो जब खतरा किसी शिकारी से ना हो, बल्कि हवा और पानी में घुले जहर से हो, जो किसी सीमा को नहीं मानता। हाँ, यहाँ से कहानी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की तरफ मुड़ती है। और यहाँ खतरे ज्यादा बड़े और मतलब अदृश्य हैं। जैसे हमारे नोट्स में अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का जिक्र है। इसे स्टोन लेप्रेसी भी कहा जाता है। हाँ, स्टोन लेप्रेसी यानी पत्थरों का कुष्ठ रोग। ये नाम सुनकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये हमारी ऐतिहासिक इमारतों को, हमारी संस्कृति को धीरे धीरे गला रहा है। ताजमहल का पीला पड़ना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये होता है फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से। सही। इसी तरह हमारे पास ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका 60% हिस्सा है। ये धरती के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है। हाँ, जो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और एक और गैस है मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस। क्योंकि ये दलदली जगहों पर मिलती है। भारत में ये धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से बहुत निकलती है। जब समस्याएं ग्लोबल है तो समाधान भी ग्लोबल ही होंगे। यहीं पर 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल तस्वीर में आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारे फ्रिज और AC से निकलने वाली CFC गैसें ओजोन परत में छेद कर रही हैं, जो हमारी धरती का सनस्क्रीन है। बिल्कुल। अगर ये ना हो तो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हम तक पहुंचेंगी। तो दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने इन गैसों को बैन करने का फैसला किया। और इसका असर भी हुआ? हाँ, हुआ। ओजोन का छेद अब धीरे धीरे भर रहा है। और ये जो नोट्स में लिखा है कि ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि डॉप्सन यूनिट ओजोन के सनस्क्रीन का SPF नापने का तरीका है। अच्छा। जितना ज्यादा नंबर, उतना मोटा और असरदार सनस्क्रीन। जब अंटार्कटिका के ऊपर ये नंबर बहुत तेजी से गिरने लगा, तब वैज्ञानिक परेशान हो गए थे। और क्योटो प्रोटोकॉल? वो इसी तरह का एक प्रयास था ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। हालांकि वो मॉन्ट्रियल जितना सफल नहीं हो पाया। प्रदूषण का असर सिर्फ वायुमंडल पर ही नहीं, बल्कि सीधे हमारे शरीर पर भी होता है। नोट्स में कुछ बीमारियों के नाम हैं: मीनामाता, इटाई इटाई, ब्लैकफुट। ये नाम सुनने में जितने अजीब है, इनकी कहानियां उतनी ही भयानक है। ये सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं है, ये औद्योगिक लापरवाही के जीते जागते सबूत है। मीनामाता, ये जापान की एक जगह है शायद। हाँ, जापान के खाड़ी का नाम है। वहां एक फैक्ट्री ने कई सालों तक पारे, मतलब मर्क्यूरी वाला कचरा समुद्र में फेंका। ओह। वो पारा मछलियों के शरीर में गया, और जब लोगों ने उन मछलियों को खाया तो उनका नर्वस सिस्टम बर्बाद हो गया। ये तो बहुत भयानक है। इसी तरह कैडमियम से इटाई इटाई रोग हुआ, जिसका जापानी में मतलब होता है बहुत दर्द, बहुत दर्द। क्योंकि इसमें हड्डियां बुरी तरह दुखती हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि प्रदूषण की असली कीमत इंसान चुकाता है। इन सब खतरों को देखते हुए भारत ने भी अपना एक कानूनी सुरक्षा कवच बनाया है। यहाँ एक शब्द है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, छाता विधान। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। हाँ, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए इस्तेमाल किया गया है। छाता। हाँ, छाता,
क्योंकि ये एक बड़ा कानून है जिसके नीचे पर्यावरण से जुड़े बाकी सारे कानून आते हैं और एक साथ काम करते हैं। जैसे पानी को बचाने के लिए 1974 का जल अधिनियम, जंगलों के लिए 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और हवा के लिए 1981 का वायु अधिनियम। ये छाता उन सबको एक साथ ले आता है, उनमें तालमेल बिठाता है। ये दिलचस्प है कि नोट्स में लिखा है कि शोर को वायु अधिनियम में प्रदूषण के तौर पर 1987 में, यानी 6 साल बाद जोड़ा गया। हाँ, ऐसा क्यों? क्या पहले शोर को प्रदूषण नहीं मानते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में हमारा ध्यान सिर्फ धुएं और केमिकल पर था। सही बात है। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आया कि लगातार होने वाला तेज शोर भी हमारी सेहत पर, हमारे मानसिक संतुलन पर उतना ही बुरा असर डालता है। तो कानून भी समय के साथ सीखता है और विकसित होता है। इसी तरह इन कानूनों को लागू करने के लिए कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे नागपुर में नीरी, देहरादून में FRI और कोलकाता में BSI। लेकिन तब क्या होता है जब सारे कानून, सारी संस्थाएं, सारी सावधानियां फेल हो जाती हैं? जब कोई बड़ी आपदा आ जाती है। हाँ, यहाँ से हमारी कहानी आपदा प्रबंधन की तरफ मुड़ती है और हमारे पास एक झकझोर देने वाला उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी। 2-3 दिसंबर 1984। वो रात भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस लीक हुई। ये गैस बहुत जहरीली थी। बहुत ज्यादा, और हवा से भारी थी, तो ये जमीन पर एक चादर की तरह फैल गई और सोते हुए लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हजारों लोग कुछ घंटों में मर गए और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। बिल्कुल। इस त्रासदी ने क्या हमें कुछ सिखाया? इसके बाद क्या बदला? इसने पूरे देश को नींद से जगा दिया। हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम औद्योगिक खतरों से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसी के बाद 1991 में लोक दायित्व बीमा अधिनियम आया। हाँ, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जो कहता है कि खतरनाक फैक्ट्री चलाने वाली हर कंपनी को एक बीमा करवाना होगा ताकि अगर कोई हादसा हो तो पीड़ितों को तुरंत मुआवजा मिल सके। लेकिन एक संगठित ढांचा बनने में हमें और भी वक्त लगा। बहुत वक्त लगा। और वो ढांचा आया 2004 की सुनामी के बाद, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के रूप में। बिल्कुल, सुनामी ने हमें दिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी भयानक हो सकती हैं। और उस समय हमारे अलग अलग विभाग एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। कोई एक कमांड सेंटर नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये कानून लाया गया। इसने एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर? हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर SDMA, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और जिला स्तर पर DDMA, जिसकी कमान जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है। मतलब अब एक सीधी कमान चेन है, ऊपर से नीचे तक। कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऑर्डर कौन देगा। सही कहा। और इन सब के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। और इसी कानून की एक धारा के तहत हमारी सबसे बहादुर फोर्स NDRF का गठन हुआ। हाँ, धारा 44 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ये वही ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले जवान हैं जो किसी भी आपदा में सबसे पहले पहुंचते हैं। इनका आदर्श वाक्य है, आपदा सेवा सदैव। इस कानून में सजा का प्रावधान भी है जो आज के जमाने में बहुत जरूरी लगता है। कौन सा? धारा 54 ये कहती है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर आपदा को लेकर अफवाह फैलाता है जिससे डर का माहौल बने तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा के समय एक गलत खबर जान माल का नुकसान कई गुना बढ़ा सकती है। बिल्कुल। ये कानून सिर्फ राहत और बचाव की बात नहीं करता, बल्कि एक जिम्मेदार समाज बनाने की भी बात करता है। जैसे 2004 की सुनामी से सीखकर हमने 2007 में हैदराबाद में एक सुनामी चेतावनी केंद्र बनाया, जो अब मिनटों में आने वाले खतरे की सूचना दे सकता है। हाँ। तो इन सब बातों को जोड़कर हम भविष्य की राह पर आते हैं। यहाँ सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र है। और 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट का, जिसने हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर का विचार दिया। सतत विकास का मतलब क्या है? आसान शब्दों में इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए समझौता न करना पड़े। ये तो उसी 10% वाले नियम की तरह है। बिल्कुल। हमें समझना होगा कि संसाधन सीमित हैं और इसी दिशा में दुनिया ने कुछ बड़े लक्ष्य तय किए हैं। जैसे 2030 तक के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य,
यानी SDGs। हाँ, और 2015 का पेरिस समझौता जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की बात करता है। और आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क। ये सब मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का रोड मैप तैयार करते हैं। तो इन सभी नोट्स को छानने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो काफी बड़ी है। हमने एक छोटे से इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह के नियम से बात शुरू की थी और हम वैश्विक समझौतों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बलों तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि पर्यावरण, कानून और इंसानी सुरक्षा ये सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। एक पैटर्न साफ दिखता है। हाँ, पहले हम प्रकृति को समझते हैं, फिर उस पर आ रहे खतरों को पहचानते हैं, उन खतरों को रोकने के लिए नियम और कानून बनाते हैं। और जब वो कानून नाकाफी होते हैं या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हम उस तजुर्बे से सीख कर उससे निपटने के लिए एक बेहतर सिस्टम तैयार करते हैं। ये सीखने, गलती करने और फिर सुधरने का एक लगातार चलने वाला चक्र है। इसी के साथ हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में हमने देखा कि ज्यादातर बड़े कानून, चाहे वो भोपाल त्रासदी के बाद बना एक्ट हो या सुनामी के बाद बना आपदा प्रबंधन अधिनियम, वो किसी बड़ी तबाही के बाद एक प्रतिक्रिया के तौर पर आए। मतलब रिएक्टिव थे। हाँ, रिएक्टिव। तो सवाल ये है कि हमारा समाज एक प्रतिक्रियावादी कानूनी ढांचे से, जो हमेशा त्रासदी होने का इंतजार करता है, एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय ढांचे की ओर कैसे जा सकता है। हम वो